आज लोकतंत्र के पर्व का खास दिन है और आज जनता के फैसले के समारोह का दिन है। आज शपथ ग्रहण का दिन है। शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है। जवाहरलाल नेहरू के बाद हैट्रिक बनाने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करने वाले हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबरें दरअसल मोदी कैबिनेट को लेकर आ रही है, जिसमें नितिन गडकरी की वापसी हो सकती है। मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। मंत्री बनने वालों में पीयूष गोयल का नाम भी सामने आ रहा है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन सब नामों की चर्चा इस वक्त जोरों पर है। संभावित मंत्रियों को शपथ के लिए बुलावा आ चुका है। वही संभावित मंत्रियों के नाम हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो मोदी कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मंत्री बन सकते हैं, सूत्रों से यह भी खबर है। लेकिन जो सीसीएस मंत्री पद है वो बीजेपी अपने पास रखेगी। लेकिन इस वक्त अमित शाह के घर पर जीतन राम मांझी की मौजूदगी है। क्या हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें अपना सीएम पद देना पड़ा था, नए सीएम बनाए गए थे हरियाणा में, उसके बाद अब उनकी मंत्री पद देने की चर्चा जोरों पर है। शपथ के लिए राव इंद्रजीत को भी फोन आया है। उन्हें भी इस शपथ ग्रहण के लिए फोन आया है। संभावित मंत्रियों को बुलावे का सिलसिला लगातार सुबह से ही जारी है और हम आपको उन संभावित मंत्रियों के नाम भी बता रहे हैं। इसमें सबसे अहम नाम जो है वो टीडीपी और जेडीयू पार्टी से हैं, क्योंकि ये दोनों दरअसल इस एनडीए सरकार में किंग मेकर के तौर पर उभरे हैं। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं हासिल हुआ था, 240 सीटों पर सिमट गई थी। 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई थी बीजेपी। ऐसे में सभी सहयोगी दल की जो मांगे हैं उन्हें ध्यान में रखा जा रहा है। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, मनोहर लाल खट्टर का नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान, क्या उन्हें भी फोन किया है? बिल्कुल नेहा, शिवराज सिंह चौहान को भी कॉल चला गया है, मनोहर लाल खट्टर को कॉल गया है और साथ ही साथ राव इंद्रजीत सिंह जो गुरुग्राम से सांसद हैं उनको भी कॉल चला गया है। और ये तमाम वो लोग हैं जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। शांतनु ठाकुर जो पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, मथुआ समाज के लीडर हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको भी जो है कॉल गया है। और वो पूर्व में भी केंद्र सरकार में जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री थे 2019 से जो है वो 24 के दरमियान। और अब एक बार फिर से उनको कॉल गया है और 11:30 बजे वो भी चाय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है चर्चा करने के लिए पहुंचेंगे। ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको धीरे धीरे कल के अब कॉल चले गए हैं और बाकी कुछ लोगों को जो है अभी कॉल जाना बाकी है। अब देखना यह है कि क्या पुराने चेहरों के ऊपर जो है बीजेपी एक बार फिर से दांव लगाएगी या कुछ नए चेहरों को जातीय समीकरणों और क्षेत्रीय समीकरणों को समझते हुए जो है वो कैबिनेट में जगह मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो पूर्व में केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस का ऑडिट किया गया है। जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिलने वाली है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी भी है और वहां गठबंधन के साथी दल भी हैं तो गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये माना जा सकता है कि कुछ कैबिनेट में उन चेहरों को ड्रॉप किया जा सकता है जहां पर कि गठबंधन के लोगों को एडजस्ट करना है, जैसे महाराष्ट्र है, बिहार है, ऐसी जगहों पे उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को लाना है, अनुप्रिया पटेल को लाना है, बिहार में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को लाना है। ये कुछ जगहें हैं। टीडीपी के साथ गठबंधन है तो वहां से 2 चेहरे हैं, राममोहन नायडू और जो है गुंटूर से सांसद है चंद्रशेखर, उन 2 चेहरों को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी एक चेहरे को जो है वो कैबिनेट में जगह मिलेगी आंध्र प्रदेश से। तो तमाम इस तरीके की अब जो है फोन कॉल्स भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों को कैबिनेट में जगह मिलने वाली है उनको कॉल जाने शुरू हो गए। मनोहर लाल खट्टर पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको कॉल गया है। लगभग 9 साल के करीब जो है मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे। शिवराज सिंह चौहान 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी को जीत का इनाम भी इनको देना है। शिवराज सिंह चौहान का नाम उसमें प्रमुख तौर पर सामने आया, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया गया था, लेकिन अब जिस प्रचंड जीत के साथ वो मध्य प्रदेश में सामने आए हैं, जाहिर तौर पर उन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, जो सीसीएस वाले मंत्री पद है जाहिर तौर पर वो बीजेपी अपने पास रखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार सिर्फ 240 रन पर बीजेपी सिमट गई है, उसे बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है। सहयोगी दल की सभी आशाओं को उन्हें पूरा भी करना है।
क्या माने, आने वाले वक्त में कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है या फिर अभी फिलहाल सब संतुष्ट हैं जो मिल रहा है? नहीं, सबसे बात किया, ये एक्सरसाइज कई दिनों से चल रही थी। जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम लोगों ने, राजनाथ ने एलआई से अलग अलग मीटिंग की थी, चाहे जेडीयू, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और उनके लोगों से लगातार बातचीत हो रही थी। तो सबसे बातचीत करके ही पोर्टफोलियो तय किए जाएंगे और कि कितनी कैबिनेट या कितना एमओएस राज्य मंत्री उनको दिया जाएगा। तो इसलिए अभी तुरंत एक्सपेंशन की बात नहीं, एक्सपेंशन तो होते रहते हैं बाद में, लेकिन इस वक्त जो है तमाम एलआई से बात करके, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू का खास तौर से उनसे बातचीत की गई, बाकी एलआई से भी बातचीत की गई है, लेकिन खास तौर से टीडीपी और जेडीयू से तमाम चीजें बातचीत करने के बाद ही, उनकी सहमति लेने के बाद ही ये कैबिनेट मंत्रिमंडल बनेगा मोदी का। तो इसलिए अभी से एक्सपेंशन की बात नहीं है। और जहां तक बात है जो 4 पोर्टफोलियो हैं, होम, डिफेंस, वित्त और विदेश मंत्रालय, जनरली क्योंकि की पोर्टफोलियोज हैं और सुरक्षा से जुड़े हैं, देश की इंटरनल सिक्योरिटी और विदेश मामलों से जुड़े विदेश मंत्रालय हैं, तो इनको हमेशा से कोई भी पार्टी अपने पास रखती है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान में डिफेंस मंत्रालय जॉर्ज फर्नांडिस के पास हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से बीजेपी अपने पास रखती रही है। और बीजेपी या कोई भी पार्टी, ये 4 पोर्टफोलियो हमेशा से हर किसी पार्टी की कोशिश रहेगी कि उनके पास रखे। हालांकि टीडीपी और जेडीयू की मांग रही रेल मंत्रालय, हालांकि एलआई के पास रहा। ममता बनर्जी जब वाजपेयी गवर्नमेंट में थी तो ममता के पास रहा, नीतीश कुमार के पास रहा, लेकिन ये जो 4 पोर्टफोलियो हैं ये बीजेपी अपने पास रखेगी। बाकी पोर्टफोलियो जो भी उनकी डिमांड थी उसमें एडजस्टमेंट करके उनको दिया जाएगा। लेकिन अभी फोन कॉल्स का सिलसिला जारी है। मनोहर लाल खट्टर की जो बात की जा रही थी, मनोहर लाल खट्टर क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा में चुनाव होने हैं तो, और पंजाबी समुदाय से आते हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको खास तौर से तरजीह दी गई है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सभी खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, वहीं हमारे साथ राशिद किदवई जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले शाजिया, आपका रुख करते हुए, आज जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है, आज शपथ ग्रहण है, मोदी 3.0 का आगाज हो रहा है, लेकिन इस बीच सुगबुगाहट ये सबके बीच है और चर्चा भी यही है कि क्या आपकी एलाइज या फिर सहयोगी दल इस वक्त संतुष्ट हैं जिस तरह से मंत्री पद बांटे गए हैं या फिर पोर्टफोलियोज दिए गए हैं, या फिर हम ये माने अगले कुछ महीनों में भारी फेरबदल देखे जा सकते हैं, क्योंकि इस बार डोमिनेटिंग पोजीशन आपकी नहीं है, आपकी पार्टी को मेजोरिटी नहीं हासिल हुई है, 2 बड़े किंग मेकर हैं, जेडीयू और टीडीपी। देखिए, हमारी पार्टी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। तीसरी बार फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अगुवाई में आप देखेंगे एक बहुत ही स्थिर सरकार, पूरे समन्वय के साथ, और ऐसी सरकार जो बाकायदा सेवा और सुशासन के लिए जानी जाती है और उसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कितनी कोशिशें हो रही हैं, बावजूद इसके कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अलायंस है, हमारे नायडू जी हैं या फिर नीतीश जी हैं, खुलकर कह रहे हैं कि जो मोदी जी की विजन है उसके साथ वो हैं, लेकिन अभी भी देखिए लाग लपेट लगाना और बार बार ये कयास लगाना, सुबह शाम इस तरह के बयान देना, स्थिर नहीं होगी सरकार। तो ये हम सबकी सरकार ही है और बहुत ही जरूरी रोल है ऑपोजिशन का, लेकिन वो माने तो कि वो वाकई में ऑपोजिशन में है। और भाजपा की बहुत ही शानदार जीत हुई है, 3री कंसेक्यूटिव बार हुई है। नेहरू जी की बात अगर मानी जाए तो, समझा जाए तो पहली बार तो इलेक्शन ही नहीं हुआ था, वो बस बन गए थे। तो पहली बार ऐसा देश में हुआ है कि एक प्रधानमंत्री 3री बार लगातार बहुत ही साफ स्पष्ट बहुमत और मैंडेट के साथ हमारा प्रधान सेवक बनके फिर से देश की अगुवाई करेगा, पार्टी की और एनडीए